Hey everyone, I'm Aishwarya Mahapatra and welcome back to my channel. So today in this video, I have called a very close friend of mine who pursued his MS in CS in the United States and right now is working as a software engineer in a very reputed firm. So a lot of students want to pursue an MS in the US, but they are really confused about a lot of things like what the whole process is like, how it's like to live in the US, the visa process, so on and so forth. So in this video, I will be asking him all the general questions by the students. So let's get started. So, hey everyone, this is Deval Patel, who is the guest for today's podcast, and he has pursued his MS in the United States. So, hey Deval, how are you? Hi Aishwarya, I am fine. Thanks for asking me. So, Deval, क्या आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे ऑडियंस को दे सकते हैं प्लीज? श्योर ऐश्वर्या। मैंने 2017 में गुजरात की एक वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी जिसका नाम है धर्म सिद्धि देसाई यूनिवर्सिटी DIT, वहाँ से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरा बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैं US 2017 में मैं इधर आया और मेरा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस 2020 में ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की 2020 से लेकर के अभी तक मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक 1.5 year ऑफ एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट देवल। तो आज की डेट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि MS परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन MS करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज हो सकती है, लाइक यूरोपियन कंट्रीज होगी, कनाडा हो गया, लेकिन फिर भी व्हाई US इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू गो फॉर एन MS? सो या ऐश्वर्या, अगर आप MS परस्यू करना चाहते हैं किसी भी फॉरेन कंट्रीज में, ओके, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लुक फॉर द डेवलप्ड कंट्री, राइट? लाइक US, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री, कनाडा, लाइक दैट। नंबर 2, अगर आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपका सबसे पहला पैरामीटर्स यही रहता है कि भाई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अच्छी मिल रही है। And obviously for the US we don't have to give any kind of introduction for that. US is the land of opportunity, so that's why I have chose US. Number 3, to selecting a country, मीन्स कोई भी स्टूडेंट को एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि भाई पढ़ने के बाद मुझे कितना टाइम मिल रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, because obviously there is 2 factors you have to consider. First, you have to take some kind of experience after graduation, and number 2, whatever expense you have spent over there, you also have to earn money and return it back, right? So these 2 factors was good when I came over here. That's why I have choose US in 2017. सो देवल, एक बार जब स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे अभी US में ही MS करना है, तब भी उनके दिमाग में काफी सारी क्वेरीज रहती है और वन ऑफ द फर्स्ट क्वेरीज इज कि मुझे मतलब जो एडमिशन प्रोसेस रहता है कि कैसे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है MS के लिए, वो कैसे करना है, राइट? सो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा ये पूरा सिस्टम चलता है? US में कॉलेज एडमिशन के लिए मतलब फॉर एवरी कॉलेज देयर इज अ सेपरेट पोर्टल और सेपरेट एप्लीकेशन, सेपरेट वेबसाइट फॉर दैट। US में आपको मान लीजिए कि भाई आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी लग रही है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना है। वो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट के काफ़ी सारे फिल्टर्स रहते हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स वो लोग पढ़ा रहे हैं, क्या रिसर्च एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही है। उसके बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करोगे और सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप ऑनलाइन जा करके वहाँ पे अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन के दौरान आप अपनी सारी मार्कशीट्स, कॉलेज के मार्कशीट्स, 12th मार्कशीट, आपने अगर कोई रिसर्च किया है तो रिसर्च पेपर, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका रेज्यूमे, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर मतलब आप मान लो कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो रिकमेंडेशन लेटर भी आप मतलब आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे। फिर आपको मतलब आपको ये भी डिलीवर करना पड़ेगा कि आप क्यों उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। सो SOP भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये सभी मतलब डॉक्यूमेंट्स क्यूमुलेटिव होने के बाद आपको एप्लीकेशन कंप्लीट होगी एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए। तो ये तो हो गया पूरा हमारा जो एडमिशन प्रोसेस हो गया, कैसे हम अप्लाई करते हैं। लेकिन जो सेकंड चीज आती है वो ये आती है कि एक्सपेंस कितना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें भी पता है कि US एक्सपेंसिव तो है।
सो अगर हम एमएस के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो एवरेज एक्सपेंस विदाउट एनी स्कॉलरशिप किसी कॉलेज के लिए कितना रहेगा? आपको ये चीज़ पकड़ के चलनी है कि भाई अगर आप यूएस के लिए सोच रहे हो और यूएस में अप्लाई कर रहे हो, सो आपको मिनिमम $30,000 2 साल के मिनिमम आपको लगने ही है कॉस्ट विदाउट स्कॉलरशिप। कई कॉलेज की फीस आपको ग्रेजुएशन $1,00,000 तक भी चले जाते हैं, 1 लाख सवा लाख डॉलर तक भी चले जाते हैं राइट नाउ। बट या दिस इज द बेस लेवल फ्रॉम $30,000 इट इज गेटिंग स्टार्टेड। तो ये तो हो गई अगर हम स्कॉलरशिप के बिना जाए, लेकिन स्कॉलरशिप का भी तो प्रोसेस रहता होगा काफी सारे यूनिवर्सिटीज के लिए। तो क्या क्या मतलब कंडीशंस है या फिर प्रोसेस है अगर हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो? सो स्कॉलरशिप यहाँ पे मतलब आपको 2 तरीके से मिल सकती है। एक कि मान लो कि आपकी प्रोफाइल कंपैरेटिवली दूसरे एप्लीकेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, रिलेटिवली काफ़ी अच्छी है, तो कॉलेज आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी कि भाई $5,000 पर सेमेस्टर या $6,000 पर सेमेस्टर की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी कि भाई, क्योंकि वो आपको बुलाना चाहती है कि भाई जस्ट कम ओवर हियर, यू आर अ वेरी बैड स्टूडेंट कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। नंबर 2, अगर आप मतलब आफ्टर रीचिंग टू द यूएस, आफ्टर गेटिंग टू द एडमिशन एंड ऑल, you can directly ping to the professor that you are interested in this kind of field, you have completed this kind of project, you are putting interest to go through this some kind of research work, so professor maybe hire you as a research assistant. So अगर एक बार आपकी रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन लग जाती है तो आपको स्पेसिफिक सेमेस्टर की आपको फीस वेव ऑफ हो सकती है। तीसरा रास्ता है आपको फेडरल स्टूडेंट एड, मतलब आपको यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आपको मतलब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद आपको फेडरल स्टूडेंट एड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। नंबर 4, मतलब कॉलेज में भी आपको कई जगह पे एज ए ग्रेजुएट असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट की भी प्रोफेसर पोजीशन मतलब आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप प्रोफेसर का ऑफिस वर्क या फिर टीचिंग वर्क का आप कोऑर्डिनेट करते हो प्रोफेसर के साथ, और आपको मतलब कुछ फीस में आपको कंपेंसेशन मिलेगा या फिर आप जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिकली पर आवर सैलरी आपको प्रोवाइड होगी। सो ऑब्वियसली इट विल सम काइंड ऑफ हेल्प फॉर यू। ओके। तो इस चीज के बाद एक और चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, रिक्वायरमेंट की रहती है जब हम यूएस को जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट वीजा, तो फिर उसका क्या प्रोसेस रहता है अप्लाई करने के लिए? यूएस में आने के लिए means there is a different kind of visa category and student visa is falling into F1 visa. So F1 visa 5 साल का होता है और मतलब जब भी कॉलेज से एडमिशन आ जाए उसके बाद आपको DS-160 फॉर्म एंड आपको कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट लेनी होती है फॉर वीज़ा इंटरव्यू। यहाँ पे कनाडा और दूसरे कंट्रीज़ की तरह नहीं है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और मतलब फिर वो लोग आपके डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करेंगे और आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। नहीं, here for the US you have to give the interview. So after you getting the admission, every college is sending you the I-20. So I-20, there will be some kind of specific amount has mentioned on the I-20. So you have to show to the consulate that you have this much amount is available as a saving. So एक इंटरव्यू आपको पास करना होता है कॉन्सुलेट का और उसके बाद आपको वीज़ा स्टैम्प लग जाएगा। तो देवल, ये बात अब सब स्टूडेंट्स को एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी कि कैसे एडमिशन प्रोसेस रहता है पूरा, कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज को, और अब someone has actually decided and fulfilled all the criterias and applied to the universities and has gotten an admission into one of the top universities, और अब वो यूएस में है। तो यूएस में जाके रहने के बाद एक इंडियन स्टूडेंट को क्या चैलेंजेस जनरली फेस करने पड़ते हैं? Whenever you are shifting to the US, right, everything is getting upside down. Means for any Indian student, यहाँ पे आपके पास हर एक मोमेंट पे कोई ना कोई लोग होते हैं आपके आसपास, या तो फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एनीवन। यूएस में कोई भी नहीं है, बरोबर। तो सबसे पहले आपको होम सिकनेस फेस करनी पड़ेगी। यूएस में आने के बाद वो आप पैसों का क्रंच थोड़ा आपको फेस करना पड़ेगा। इन द बैक ऑफ योर माइंड देयर विल बी लाइक ओके, आई एम स्पेंडिंग लाइक $2, but no, I'm not spending $2, but I'm spending 150 rupees right now because these all monies are coming from India right now. किसी ने लोन लेके रखी है, किसी ने अपने फैमिली से FD तोड़वा के मतलब US भेज रहे हैं। तीसरा चेंजेस आता है लाइफस्टाइल में।
सो मतलब अगर मैं ये बात करूँ कि भाई इंडिया में इट्स लाइक वेरी फ्री एनवायरनमेंट, मतलब आपके पास बहुत सारा फ्रीडम्स है एंड मतलब आपके पास काम नहीं करने के ऑप्शंस भी ज़्यादा है इंडिया में रहने के बाद। यूएस में ऐसा नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे अकेले हो, मतलब कोई इंडिया की तरह तो है नहीं कि भाई घर पे जाएंगे मम्मी ने कुछ खाना बनाया होगा कुछ खा लेंगे। तो आप यहाँ पे अकेले हो तो आपको खुद ही खाना बनाना है। सो मतलब आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होगा। यूएस में मतलब किसी भी इंडियन स्टूडेंट को जब यूएस में रहने के दौरान मतलब वो अपने 3 डिफरेंट फेजेस वो होते हैं एवरीडे, जहाँ पे मतलब वो एज अ स्टूडेंट परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को, एज अ फादर परफॉर्म करता है और एज अ मदर परफॉर्म करता है। But yeah, after 5-6 months, everyone is settling down, and this is like okay, normal. This will be part of your routine life. तो देवल, एक बारी जब स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है उसके बाद भी कई सारी चैलेंजेस होते हैं जो कि वहां पे लोगों को फेस करनी पड़ती है यूएस में। तो व्हाट आर दोस चैलेंजेस? हम लोग बचपन से सुनते आए एक बार जॉब करना चालू कर दे फिर सब आराम ही आराम है। मतलब वो सेम सेंटेंस यहाँ पर भी अप्लाई होता है, फिर आप यूएस में हो या कनाडा में हो कहीं पर भी हो। मगर हाँ मतलब स्टूडेंट लाइफ के बाद सबसे बिगेस्ट चैलेंज यही है जॉब हंटिंग। सो यहाँ पर इंडिया के जैसा सिनेरियो नहीं है कि भाई सर्विस बेस्ड कंपनीज है। मान लो कि भाई अगर आपको एक टाइम पे आपने कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा, आप 2-3 फ्रेमवर्क बेस्ड कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे और आप किसी भी ऑफ कैंपस ड्राइव में कोई भी सर्विस बेस्ड लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसी किसी कंपनी में आप बैठ जाओगे और आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज का मतलब इतना रिचनेस नहीं है इधर। यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज़्यादा है, पीबीसी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अपने ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आपको सैलरीज और वो वगैरह सब ज़्यादा मिलेगा। डिसएडवांटेज ये है कि आपको उतना स्किलफुल होना पड़ेगा। ये सब जब चल रहा होता है उसके साथ पैरेलल आप एक दूसरा प्रेशर भी आपके दिमाग पे बना होता है और वो होता है कि भाई ओके, अभी 40 लाख तो ले लिए अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान एज फीस के नाम पर भी। अभी उसका 12.5% पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है और अभी उसके ईएमआई भी कटने चालू हो चुके हैं। सो वो भी प्रेशर रहता है कि भाई घर वालों को अभी जल्दी फ्री करना है इस स्टूडेंट लोन के बर्डन में से। सो ये एक दूसरा कंटिन्यूस प्रेशर होता है जो दिखता नहीं है लेकिन वो काफ़ी बड़ा होता है ये वाला। तो देवल, ये चीज मुझे जितना पता है कि स्टूडेंट वीजा जो हमें मिलती है यूएस के लिए उसमें 2 साल आप पढ़ते हो एंड देन 3 साल का आपको एक्सपीरियंस लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएस में। बट व्हाट आफ्टर 3 इयर्स? उसके बाद भी अगर हमें यूएस में रह के काम करते रहना है तो क्या प्रोसेस होता है, क्या पूरा सिस्टम है उसका? यहाँ पे मैं थोड़ा एक करेक्शन डालना चाहूँगा कि भाई जो 3 साल का जो वर्क ऑथराइजेशन आफ्टर ग्रेजुएशन वो हर एक को नहीं मिलता। वो अगर स्टेम कोर्स हो तो ही आपको 3 साल का मिलता है, अगर नॉन स्टेम है तो आपको 1 साल मिलेगा। अगर मतलब इन 3 साल के दौरान व्हाटएवर फर्म यू आर वर्किंग फॉर, दैट फर्म विल फाइल H-1B वीज़ा फॉर योरसेल्फ, फॉर यू गाइस। सो मीन्स वो लोग अपना मतलब हर एक कंपनी का अपना अटॉर्नी होता है, वो अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और फिर वो लोग अप्लाई करते हैं H-1B। सो H-1B में आपको 3+3 3 साल का H-1B अप्रूव होगा, अगेन 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा आपको और इन 6 साल के पीरियड के दौरान कंपनी आपका ग्रीन कार्ड फाइल करेगी। बट स्टिल H-1B मतलब पिछले साल अराउंड लाइक 3 लाख एप्लीकेंट्स थे टोटल और उसमें से 60,000 वीज़ा हैज़ बीन अलॉटेड। सो या ऑब्वियसली इट्स मोर डिपेंड अपॉन द लक। अगर एक टाइम पे H-1 नहीं भी लगते हैं तो भी आप मान लो कि PhD मतलब फिर से आप पढ़ना चालू करो like MS or PhD. Through this way you are surviving your legal status, so you can stay in US. So देवल, वन मोर क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है कि यूएस के क्या कॉन्स है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज फॉर एमएस? मतलब हमने थोड़ा बहुत एडवांटेजेस तो देख ही लिया है लेकिन कॉन्स क्या है यूएस में पढ़ने के? तो मतलब यहाँ पे कॉन्स में अनसर्टेनिटी इज़ द बिगेस्ट थिंग इन यूएस बिकॉज यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आपका स्टेप्स फॉर्मेटेड नहीं है। मतलब आपको ये करना है तो आपको ये वीज़ा मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। सो मतलब यहाँ पे H-1B के लिए भी लॉटरी है, ग्रीन कार्ड के लिए भी आपकी कंपनी मतलब फाइल करेगी, उसके लिए भी आपको मनाना है कि भाई तू फाइल कर भाई, इस तरीके से। सो मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी एंड लक, दीज 2 थिंग्स आर ड्राइविंग फोर्स इन यूएस। तो देवल, अब इस पॉडकास्ट के लिए एक फाइनल क्वेश्चन, जो भी न्यू कमर्स या न्यू एस्पिरेंट्स है फॉर एमएस इन द यूएस, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सो मेरी एडवाइस 2 डिफरेंट सेक्शन के लिए रहेगी। एक एस्पिरेंट्स जो अभी यूएस आना चाहते हैं वो, और दूसरी रहेगी न्यू कमर्स जो जिनको वीज़ा मिल चुका है और वो मतलब यहाँ पे आना चाहते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए
मेरी स्पेसिफिक एडवाइस ये रहेगी कि भाई आपको GRE, TOEFL ये सब प्रिपरेशन करना है, बट अल्टीमेटली कॉलेज आपका मतलब समझो कि भाई यू हैव अ GRE स्कोर अराउंड लाइक 320, 330. 320 is a very good score, but you will not be alone at 320. There will be many students at 320. In that scenario, your project stuff and your research work will be your key factor to getting the admission in specific college. So मैं ये बोलूँगा कि भाई आप ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, उसके साइड बाय साइड आप अपना प्रोजेक्ट्स और अपने प्रोफेशनल, अगर आपके पास जॉब है तो फिर प्रोफेशनल करियर पर भी उतना ही अच्छी तरीके से ध्यान दो, जहाँ पे आप अपना अच्छे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सको. दूसरी एडवाइस रहेगी मेरे न्यू कॉमर्स को, मतलब जिनको US वीज़ा मिल चुका है और वो अभी आ रहे हैं. Don't ever think like okay, right now I came to the US and then let's get chill for around like 4-5 months, because यहाँ पे 4-5 महीने का मतलब अगर वेट करते हो तो आपका एक पर्टिकुलरली हायरिंग सीजन निकल जाता है यहाँ पे. सो मतलब जैसे ही US में मतलब आप आए हो, मतलब ऑन द डे 1 यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर हंटिंग इंटर्नशिप. तभी ही आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हायरिंग सीजन होती है अगस्त टू दिसंबर. सो obviously it will be hit in first or third semester if you want to take internship or job. Thanks a lot, Devil, for giving your time and giving us so much informative knowledge about all the things. I hope कि जो भी students है उनको इनसे काफी कुछ पता चला होगा इन आंसर से जो भी आपने दिए. So once again, thanks a lot. थैंक यू ऐश्वर्या. और मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि भाई डू सब्सक्राइब हर चैनल. शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. या एंड थैंक यू गाइस.